हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम अपने इस लेक्चर में एमपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न का प्रिलिमिनरी का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी पेपर को देने से पहले आप उसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन्हें यदि सॉल्व कर लेते हैं तो आपके सक्सेस होने के 99% चांस पड़ जाते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको ये पता लग जाता है कि आपको किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरह से तैयारी करनी है, कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस लगते हैं, तो इसलिए किसी भी पेपर को देने से पहले आप उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स जरूर सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्प और विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा, जबकि ऐसा संशोधन कहाँ पर होना चाहिए? नंबर 1 है अनुच्छेद 54, 55, 73, 162 या 241 में है, ठीक है, या फिर 7वीं अनुसूची की किसी सूची में है, या फिर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, और या फिर जबकि ऐसा संशोधन अध्याय 1 भाग 12 के प्रावधानों के संबंध में है। तो ऑप्शन नंबर ए है ए एवं बी, ऑप्शन नंबर बी है ए बी एवं सी, ऑप्शन नंबर 3 है से एवं द यानी सी और डी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है बी सी एंड डी। तो आप आंसर गेस कीजिए। तो देखिए, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो जो अमेंडमेंट वाला हम देखते हैं चैप्टर, तो उसमें पहले ही लाइन में 54, 55, 73, 162 और 241 में जो अमेंडमेंट है ये दिया गया है, जिसके लिए आदि राज्यों की कम से कम विधानमंडल द्वारा पारित इस आशय के संकल्प और विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी होना जरूरी है इन सब में आर्टिकल में, अमेंडमेंट में। और दूसरा है 7वीं अनुसूची जो 7th शेड्यूल है इसमें भी ज़रूरी है, ठीक है, और संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है तो इनमें भी जरूरी है, जबकि ये इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए बी एंड सी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। तो आप आंसर गेस कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है ए बी एंड सी, ऑप्शन नंबर बी है ओनली ए, ऑप्शन नंबर सी है यानी सी का सी है, और ऑप्शन नंबर डी है केवल बी। तो आप आंसर गेस कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। जो सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता है ये फंडामेंटल राइट्स नहीं, डीपीएसबी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है, ठीक है, ये कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये राज्य की इच्छा पर है, वो चाहे तो ऐसी पॉलिसी लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। उस सूची में निम्न में से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार उत्तराखंड एपीओ में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, और देखो 2016 के एमपी जुडिशरी में पूछा गया है, बिल्कुल यही क्वेश्चन उठ कर आया था उत्तराखंड एपीओ में, और भी पहले भी बहुत पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं इसकी। ऑप्शन नंबर ए है मेघालय, ऑप्शन नंबर बी है मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, एंड ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो आप आंसर गेस कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मणिपुर, जबकि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये इसमें शामिल हैं 6ठी अनुसूची में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? आई होप आप सभी जानते होंगे, ये अनटचेबिलिटी से है, ठीक है। कॉमन सा क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आप जुडिशरी के स्टूडेंट हैं, एलएलबी कर चुके हैं, तो ये तो आपको तभी मालूम हो गया होना चाहिए। नेक्स्ट है सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? तो ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, उत्तराखंड में भी पूछा गया है जुडिशरी के एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सूची का, ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची का, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची का, ऑप्शन नंबर डी अवशिष्ट सूची का। आंसर गैस कीजिए आप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है समवर्ती सूची, ठीक है। जो सीआरपीसी है ये कंकरेंट लिस्ट का विषय है, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय कमीशन नहीं जारी कर सकता। ऑप्शन नंबर ए, किसी विषय के विशदीकरण के लिए, या किसी संपत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए, और या फिर किन्हीं अंतकालीन लाभों या नुकसानी के निर्धारण के लिए, या वाद विषय निर्धारण के लिए। आंसर गैस कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है, वाद विषय के निर्धारण के लिए कमीशन जारी नहीं किया जा सकता, जबकि किसी विषय के विशदीकरण यानी फॉर एलुसिडेटिंग एनी मैटर इन डिस्प्यूट के लिए जारी किया जा सकता है, किसी संपत्ति के बाजार के सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए किया जा सकता है, और अंतकालीन लाभों या नुकसान के निर्धारण के लिए भी जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद के लिए प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 32A, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 33, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 32, या फिर ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 34। आप आंसर गैस कीजिए। तो CPC के अंतर्गत निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद लाने के प्रावधान आई होप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर 33 जो 33 है वो निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद लाने के संबंध में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आदेश की अपील नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए है, जहां पर आदेश विक्रय को अपास्त करने या अपास्त करने से इनकार करने का है। ठीक है, या फिर जहां पर आदेश निर्धन व्यक्ति द्वारा निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन मंजूर करने का है, या फिर ऑप्शन नंबर सी, जहां पर आदेश दस्तावेज की या पृष्ठांकन के प्रारूप पर किए गए आक्षेप का है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, जहां पर अधीनस्थ न्यायालय से अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से तात्विक अनियमितता से किया गया है। आप आंसर गैस कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ही है, जहां पर अधीनस्थ सिविल न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से तात्विक अनियमितता से किया है। तो यहाँ पर ऑर्डर 43 के अंतर्गत ऐसे आदेश की अपील नहीं होगी, जबकि विक्रय को पास्त करने से इनकार करने के लिए किया जा सकता है 43 के अंतर्गत। ठीक है, और निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन नामंजूर करने के लिए तो वहाँ भी किया जा सकता है, या फिर जहाँ पर आदेश दस्तावेज के पृष्ठांकन के प्रारूप में किए गए हैं उनके लिए आक्षेप है तो वहाँ भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, साक्ष्यों को समन्स करना और उनकी हाजिरी के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान में आदेश है। तो ऑप्शन नंबर ए, आदेश 5 सिविल प्रक्रिया संहिता, या फिर आदेश 10 सिविल प्रक्रिया संहिता, या फिर आदेश 16 सिविल प्रक्रिया संहिता, या फिर आदेश 21 सिविल प्रक्रिया संहिता। आई होप सभी जानते होंगे। तो आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑर्डर 16 जो सिविल प्रक्रिया संहिता का है, ये साक्ष्यों को समन्स करना और उनको हाजिरी के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेजों को पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाए जाने से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान या आदेश है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डर 13 CPC, ऑर्डर 5 CPC, ऑर्डर 17 CPC, या फिर ऑर्डर 24 CPC। आई होप सभी जानते होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डर 13 CPC दस्तावेजों के पेश किए जाने या परिबद्ध किए जाने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक पक्षकार जो व्यवहार प्रकृति का विवाद रखता है उसे यह अधिकार है कि वह वाद प्रस्तुत कर सकता है यदि वाद का संज्ञान ऑप्शन नंबर ए अभिव्यक्ति रूप से वर्जित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति रूप से वर्जित है, ऑप्शन नंबर सी अभिव्यक्ति रूप से वर्जित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिव्यक्ति रूप से वर्जित नहीं है। यदि कोई एक पक्षकार जो व्यवहार प्रकृति का वाद रखता है उसे यह अधिकार है कि वाद प्रस्तुत कर सकता है यदि उसका संज्ञान अभिव्यक्ति रूप से वर्जित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPC के तहत वादी के दावे के में प्रतिवादी वादी के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश की मांग कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, वादी प्रतिवादी को विवादग्रस्त संपत्ति से बेकब्जा करने की यदि धमकी देता है, या फिर वादी अपने लेनदारों को कपट करने की दृष्टि से अपनी संपत्ति विनित करने की धमकी देता है, या फिर बाद में विवादग्रस्त संपत्ति में खतरा है कि वादी उसका दुर्व्यवहार करेगा, उसे नुकसान पहुंचाएगा, या फिर प्रतिवादी संपत्ति विनित करने की धमकी वादी को देता है। आप आंसर गैस कीजिए। तो जो अस्थायी व्यादेश है किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि वाद में विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में यदि न्यायालय को लग रहा है खतरा है और
वादी उसका दुर्व्यवहार करेगा या उसे नुकसान पहुंचाएगा तो संघात करेगा तो कोर्ट अस्थायी आदेश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। CPC 1908 के तहत सुनवाई की समाप्ति और निर्णय सुनाने के बीच किसी भी पक्षकार की मृत्यु के कारण बाद ऑप्शन नंबर ए उपशमन होगा, ऑप्शन नंबर बी उपशमन नहीं होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी न्यायालय की अनुमति से उपशमन होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी दूसरे पक्षकार की सहमति से उपशमन होगा। आंसर गेस कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है, उपशमन नहीं होगा। यदि सुनवाई की समाप्ति और निर्णय सुनाने के बीच किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, निर्णय सुना दिया गया तो फिर तो मतलब ही नहीं है मृत्यु हो या नहीं हो, ठीक है। और सुनवाई की समाप्ति हो भी गई है तो फिर उसके बाद कुछ भी हो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई उपशमन यानी अमेंडमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति में किसे छूट प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भारत के उपराष्ट्रपति को है जी, और केंद्र राज्य सरकार को बिल्कुल है, और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण बिल्कुल है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑर्डर 32 रूल 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत अवयस्क व्यक्ति से विपरीत है जिसने अपनी व्यवस्था निम्नलिखित अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं की है, ठीक है, नहीं की है। नेगेटिव पूछा है। ऑप्शन नंबर ए किशोर न्याय अधिनियम इसमें है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता में भी है, भारतीय वयस्कता अधिनियम ये इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, जबकि हिंदू अप्राप्तवयता एवं सुरक्षा अधिनियम है, ठीक है। तो जो CPC के अंतर्गत है वो यही है, ठीक है, जबकि ये नहीं है भारतीय वयस्कता अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 संपत्ति अंतरण अधिनियम निम्न में से कौन सा कथन क्लोगन रिडम्पशन के संबंध में नहीं है, ठीक है, जो क्लोगन रिडम्पशन है इसके संबंध में क्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यह एक अत्यधिक अधिकार है, सॉरी आत्यंतिक यानी एब्सोल्यूट राइट है, और बिल्कुल सही है, और यह एक विधिक अधिकार है, बिल्कुल राइट सही है, स्टैट्यूटरी है। इनमें से इसे किसी शर्त द्वारा बाधित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। और बंधक विलेख में कोई भी शर्त जो कि मोचन के अधिकार को शून्य बाधित करती है वो शून्य और निष्प्रभावी होगी, बिल्कुल सही। तो जिसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी इसे किसी शर्त द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है, किसको, क्लोगन रिडम्पशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण अधिनियम होल्डिंग ओवर का क्या प्रभाव है होगा। ऑप्शन नंबर ए पट्टा अवैध हो जाएगा होल्डिंग ओवर से, ठीक है, यानी कोई धारण किए रखता है, टाइम भी लैप्स हो गया तब भी होल्डिंग ओवर का मतलब है धारण किए हुए, और पट्टे का नवीनीकरण हो जाएगा, या फिर पट्टा समाप्त हो जाएगा, या पट्टा शून्य हो जाएगा। तो इससे जो ऑप्शन नंबर बी है पट्टे का नवीनीकरण हो जाएगा, मतलब तब भी धारण किए हुए, तो यह है उपधारणा की जाएगी कि पट्टे का फिर से नवीनीकरण हो गया है, इनोवेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम निम्न में से किसके द्वारा स्वतों का अंतरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए पंजीकृत विनिमय पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी पंजीकृत वसीयत पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी पंजीकृत दान पत्रिका, ऑप्शन नंबर डी पंजीकृत विक्रय पत्रिका। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी पंजीकृत वसीयत पत्र। तो पंजीकृत वसीयत पत्र के द्वारा स्वतों का अंतरण नहीं होता है। जो लीज इज रिन्यूड होती है, सॉरी रजिस्टर्ड विल होती है, इसके द्वारा कोई भी अंतरण नहीं होता है, जबकि रजिस्टर्ड एक्सचेंज डीड के द्वारा हो सकता है, जो विनिमय पत्र है उसके द्वारा हो सकता है, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के द्वारा हो सकता है, पंजीकृत दान पत्र द्वारा हो सकता है, और रजिस्टर्ड सेल डीड के द्वारा हो सकता है, जबकि रजिस्टर्ड बिल द्वारा नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अर्थ में अंतरित ऑप्शन नंबर एक अभिवृद्धि के मूल्य का अधिकारी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी अभिवृद्धि के मूल्य का अधिकारी है, या ऑप्शन नंबर सी अभिवृद्धि के मूल्य का सशर्त अधिकारी है, उसमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है अभिवृद्धि के मूल्य का अधिकारी है कौन, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अर्थ में अंतरित, यानी कि जो वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट्स यदि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स हुए तो उसका वह अधिकारी है संपत्ति का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा मुस्लिम विधि के नियम को संरक्षित करती है एवं धारा 123 जिसमें अचल संपत्ति का दान पंजीकृत विलेख के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य है कि प्रयोज्यता से छूट प्रदान करती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 126, या फिर धारा 127, या फिर धारा 128, या फिर धारा 129। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 129, जो धारा 129 है मुस्लिम विधि के इस नियम को संरक्षित करती है। धारा 123
जिसमें अचल संपत्ति का दान पंजीकृत विलेख के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य है, इसकी प्रयोज्यता से छूट प्रदान करती है सेक्शन 129। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविदा के सदृश नहीं है? ऑप्शन नंबर ए निःशुल्क न होने वाले कार्य का लाभ उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता, ऑप्शन नंबर बी पड़े माल के पाने वाले व्यक्ति का दायित्व, या फिर ऑप्शन नंबर डी सी अधिकारोचित प्रतिकर यानी क्वांटम मेरिट, या फिर ऑप्शन नंबर डी नवीन यानी नोवेशन। तो कौन सा संविदा के सदृश नहीं है, यानी संविदा के सदृश मीन्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा इसमें से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो नोवेशन है यानी नवीन है। जब संविदा का नवीन हो जाता है तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही नहीं है। क्वांटम मेरिट भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स है, और ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट ये भी है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत ए रुई की 500 गांठें यानी 500 जो गांठें हैं उन्हें बी को बेचने और एक नियत दिन पर परिदत्त करने की संविदा करता है, और बे के अपने कारोबार के संचालन के ढंग के बारे में ए कुछ नहीं जानता है। ए अपना वचन भंग करता है और बे रुई न होने के कारण अपनी मिल बंद करने के लिए विवश हो जाता है। क्या ए मिल बंद होने से बे की कार्यहानि के लिए उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हाँ उत्तरदायी है। ये ऑप्शन नंबर बी नहीं उत्तरदायी नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी कारित होने की सीमा तक है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। तो इसमें ये कहा गया कि ए जो अपनी रुई की 500 गांठें हैं बे को बेचने और एक नियत दिन पर प्रतिदत्त करने की संविदा करता है, और बे के अपने कारोबार के संचालन के ढंग के बारे में ए कुछ भी जानता नहीं है। ए अपना वचन भंग करता है। तो ए ने अपना वचन भंग किया है यहाँ पर। ठीक है। और वह रुई न होने के कारण अपनी मिल बंद करने के लिए विवश हो जाता है। ए ने रुई की गांठें देने का वचन दिया था लेकिन वह नहीं दे भेजता है। ठीक है। उसकी वजह से वह अपनी मिल को बंद करने के लिए विवश हो जाता है। क्या ए मिल बंद होने से वह की कार्य के लिए उत्तरदायी होगा? तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ए को जो ए है वह उसके कारोबार के संचालन के जो उसका ढंग है उसके बारे में नहीं जानता, तो इसलिए उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत यह कि गाड़ी के भाड़े पर लेता है। गाड़ी अक्षीम कर है, यानी कि अक्षीम कर का मतलब होता है कि उसमें कुछ डिस्प्यूट कुछ खराबी होगी। ठीक है। और यद्यपि यह को यह मालूम नहीं है और क्या क्षत हो जाता है, क्षति के लिए क्या के प्रति यह का क्या दायित्व है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर बी उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी 50% की सीमा तक इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह उत्तरदायी है, क्योंकि वह जानते हुए भी कि उसमें कुछ खराबी हो फिर भी उसको देता है भाड़े पर, तो उसके लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत रुई की 100 गांठें खे को बेचने की संविदा उससे क्या करता है, और तत्पश्चात उसे पता चलता है कि गे की ओर से खे विक्रेता के रूप में कार्य कर रहा था। क्या उसे रुई की कीमत के लिए वाद ला सकेगा? ऑप्शन नंबर ए सिर्फ गे के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी खे के विरुद्ध, या खे या गे या दोनों के विरुद्ध, न तो खे के विरुद्ध न गे के विरुद्ध। आंसर गैस कीजिए। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खे या गे दोनों के विरुद्ध ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत किसी दुकान में विक्रय के लिए प्रदर्शित सामग्री पर लगा मूल्य पर्चा होता है। ऑप्शन नंबर एक प्रस्ताव होता है यानी ऑफर होता है, या फिर एक स्वीकृति या एक्सेप्टेंस होती है, या इनविटेशन टू ऑफर यानी प्रस्ताव के लिए आमंत्रण होता है, या काउंटर ऑफर या फिर प्रति प्रस्ताव होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है यानी इन्विटेशन टू ऑफर है। ठीक है। मतलब अगर यदि किसी दुकान में विक्रय के लिए कोई सामग्री प्रदर्शित की जा रही है, उसमें पर्ची लगी होती है, तो ये विक्रय के लिए आमंत्रण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सेक्शन 37 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम यानी SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत वाद के प्रचलन के दौरान प्रदत्त किया गया व्यादेश कैसा है? ऑप्शन नंबर ए शाश्वत व्यादेश है, ऑप्शन नंबर बी आदेशात्मक व्यादेश है, ऑप्शन नंबर सी अस्थायी व्यादेश है, ऑप्शन नंबर सी स्थायी व्यादेश है। आंसर गैस कीजिए। जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यह अस्थायी व्यादेश है। ठीक है। एंड द राइट आंसर है ये हमने देख लिया ऑप्शन नंबर 3 अस्थायी व्यादेश है। ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
27 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत व्यादेश कब अनुदत्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, ऐसी संविदा का भंग निवारित करने का जिसका अनुतोष पालन प्रवर्तनीय है, या फिर ऑप्शन नंबर बी, किसी ऐसे कार्य को न्यूसेंस के आधार पर निवारित करने को जिसके संबंध में यह युक्तियुक्त तौर पर स्पष्ट न हो कि वह न्यूसेंस हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी, किसी ऐसे चालू रहने वाले भंग का निवारित करने को जिसमें वादी उपमत हो गया हो, या ऑप्शन नंबर डी, जबकि वादी का उस मामले में कोई व्यक्ति हित न हो। तो कब किया जा सकता है व्यादेश अनुदत्त? आंसर गैस कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, ऐसी संविदा का भंग निवारित करने का जिसका विनिर्दिष्ट अनुतोष जो विनिर्दिष्टता पालन है वह प्रवर्तनीय है, एनफोर्सेबल है। यदि एनफोर्सेबल ही नहीं है विधि द्वारा तो उसका क्या प्रवर्तन कराया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी मामले में सेक्शन 40 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत कोई अभिलेख विभिन्न अधिकारों और दायित्वों के साक्ष्य हो, वहाँ न्यायालय समुचित मामले में ऑप्शन नंबर ए, उक्त के अंश को निरस्त करते हुए शेष पर आश्रित होने निर्दिष्ट कर सकता है, या ऑप्शन नंबर बी, उसका पूर्ण रूप से निरस्त कर सकता है, इसके किसी अंश को निरस्त नहीं कर सकता, या फिर ऑप्शन नंबर डी, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वह कैंसिल इट इन पार्ट एंड अलाउ इट स्टैंड फॉर द रेसिड्यू। तो उक्त के अंश को निरस्त करते हुए शेष पर आश्रित होने निर्दिष्ट कर सकता है। ये कहता है सेक्शन 40 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत कोई अभिलेख विभिन्न अधिकारों और दायित्वों का साक्ष्य हो, वहाँ न्यायालय समुचित मामले में कुछ उक्त के कुछ अंश हैं उनको निरस्त करते हुए शेष पर आश्रित होने पर निर्दिष्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विनिर्दिष्ट पालन की डिग्री देना न्यायालय के लिए है। ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्रिशनरी यानी विवेकाधीन है, मैंडेटरी यानी आज्ञापक है, आर्बिट्रेरी या स्वेच्छाधारी है, या फिर ऑब्लिगेटरी यानी बंधनकारी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये डिस्क्रिशनरी यानी विवेकाधीन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा प्रियर में इस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाता है हमारा लिमिटेशन एक्ट 1963। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अवधि समयावधि की गणना में सम्मिलित नहीं की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, वह दिवस जिससे समयावधि की गणना आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर बी है अधिवक्ता द्वारा अपील का मेमोरेंडम तैयार करने में लगा समय। ऑप्शन नंबर सी है निर्णय आदेश अवार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु लगा समय, या फिर अकिंचन व्यक्ति के रूप में वाद प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्राप्त करने में लगा समय। तो राइट आंसर गैस कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अधिवक्ता द्वारा अपील का मेमोरेंडम तैयार करने में लगा जो समय है उसे समय अवधि की गणना करने में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, परिसीमा का नया समय पुनः प्रारंभ होगा जब अभिस्वीकृति ऑप्शन नंबर ए विहित काल के अवसान के पूर्व हस्ताक्षरित हो, विहित काल के अवसान के पश्चात हस्ताक्षरित हो, विहित काल के अवसान के पूर्व मौखिक करार, या विहित काल के अवसान के पश्चात मौखिक करार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विहित काल के अवसान के पूर्व हस्ताक्षरित हो तो परिसीमा का नया समय पुनः प्रारंभ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आदेश 21 सीपीसी के अंतर्गत आवेदन में पर्याप्त कारण के आधार पर धारा 5 मर्यादा अधिनियम के अधीन न्यायालय समय में अभिवृद्धि कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी हाँ, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय की सहमति से, ऑप्शन नंबर डी उभय पक्ष की सहमति से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है नहीं। आदेश 21 सीपीसी के अंतर्गत आवेदन पर्याप्त कारण के आधार पर, जो आवेदन पर्याप्त कारण है उसके आधार पर धारा 5 जो मर्यादा लिमिटेशन एक्ट है उसके अधीन न्यायालय समय में वृद्धि स्वीकार नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 के खंड 6 या ज में विनिर्दिष्ट आधारों पर किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख को या उसके पूर्व अभिधारी द्वारा कब्जा परित्यक्त कर दिए जाने के पश्चात भूस्वामी मरम्मत या निर्माण या पुनर्निर्माण का कार्य विनिर्दिष्ट की गई तारीख के, मतलब जो तारीख स्पेसिफाइड है उस तारीख के भीतर प्रारंभ नहीं करता है, तो इस संबंध में आवेदन किए जाने पर न्यायालय भूस्वामी को यह आदेश दे सकतेगा कि वह अभिधारी को उस स्थान या उसके भाग का अधिभोग दे दे। तो वो तारीख जो अवधि है वो कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 2 मास, ऑप्शन नंबर बी 3 मास, ऑप्शन नंबर सी 1 मास, या ऑप्शन नंबर डी 6 मास। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1 मंथ आएगा, 1 मास। ठीक है।
मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत यदि मकान मालिक भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नियत किए गए मानक भाड़ा से अधिक भाड़ा प्राप्त करता है तो वह सादा कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि हो सकती है ऑप्शन नंबर ए 3 माह की, ऑप्शन नंबर बी 6 माह की, ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष की, ऑप्शन नंबर डी 1 माह की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 माह की। यदि कोई मकान मालिक है जो नियत किराया है उससे ज़्यादा अधिक किराया लेने की कोशिश करेगा तो 3 माह के सादे कारावास से दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा एक उत्तर सही नहीं है? शासन अधिसूचना द्वारा किसी परिसर को मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के सभी अथवा कुछ प्रावधानों से मुक्ति प्रदान कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए जो किसी शैक्षणिक संस्थान के स्वामित्व का है, ऑप्शन नंबर बी जो किसी धार्मिक संस्थान के स्वामित्व का है, ऑप्शन नंबर सी जो किसी धर्मार्थ संस्था के स्वामित्व का है, ऑप्शन नंबर डी जो किसी सांस्कृतिक संस्थान के स्वामित्व का है। राइट आंसर गेस कीजिए। तो मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण के अधिनियम के अधीन कुछ प्रावधानों को मुक्ति प्रदान की गई है। कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी जो किसी सांस्कृतिक संस्थान के स्वामित्व का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 सब ए और उसका आई एफ वे 12 सब जो आई का एफ है और के तहत कोई वाद किराएदार को किराएदारी की समाप्ति के लिए पोषणीय नहीं होगा जब तक कि वह अर्जन से अवधि व्यतीत न हो गई हो। तो कौन सी अवधि? ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष की, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष की, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष की, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष की। तो राइट आंसर गैस कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष की अवधि। तो 1 वर्ष की अवधि के तहत यदि कोई वाद किराएदार को किराएदारी की समाप्ति के लिए पोषणीय नहीं होगा जब तक कि 1 वर्ष की अवधि समाप्त न हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। धारा 248 व 250 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई करने हेतु कौन राजस्व अधिकारी अधिकृत है? ऑप्शन नंबर ए तहसीलदार राजस्व, ऑप्शन नंबर बी उपखंड अधिकारी राजस्व और ऑप्शन नंबर सी कलेक्टर, ऑप्शन नंबर डी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तहसीलदार। तो सेक्शन 248 व 250 लैंड रेवेन्यू के तहत कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार जो अधिकारी प्राधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत वाजिब उल अर्ज में ग्राम के किन अधिकारों का इंदराज रहता है? ऑप्शन नंबर ए केवल सिंचाई का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी केवल मार्ग का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी कोई अन्य सुखा अधिकार, इनमें से सभी। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो जो लैंड रेवेन्यूज के अंतर्गत वाजिब उल अर्ज में ग्राम के ये सभी अधिकारों को निहित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 113 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख में होने वाली लिपिकेट त्रुटियों को किसी भी समय सुधार कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए तहसीलदार, ऑप्शन नंबर बी अनुविभागीय अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी राजस्व निरीक्षक और या फिर ऑप्शन नंबर डी कलेक्टर। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुविभागीय अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 57 के अनुसार जहां राज्य शासन एवं किसी व्यक्ति के मध्य उपधारा 1 के अधीन अधिकार संबंधी विवाद पैदा होता है तो उक्त विवाद निराकृत होगा। ऑप्शन नंबर ए अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा, सिविल न्यायालय के द्वारा, राज्य शासन के द्वारा। तो राज्य शासन के द्वारा वह विवाद निराकृत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 159 के अनुसार निम्न में से कौन राजस्व अधिकारी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, बंदोबस्त अधिकारी या फिर सहायक अधीक्षक भू अभिलेख। तो राजस्व अधिकारी जो राजस्व निरीक्षक होगा वह राजस्व अधिकारी नहीं होगा। बाकी नायब तहसीलदार, बंदोबस्त अधिकारी और सम्यक अधीक्षक भू अभिलेख अधिकारी ये राजस्व अधिकारी हैं, जबकि राजस्व निरीक्षक नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन विशेषाधिकार संसूचना की श्रेणी में नहीं आती है? ऑप्शन नंबर ए विवाहित स्त्री के
विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं। ऑप्शन नंबर बी, ऐसे साक्षी द्वारा की गई संसूचनाएं जो कि मौखिक रूप से संसूचित करने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर सी, शासकीय संसूचनाएं, या ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष संसूचनाएं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ऐसी साक्षी द्वारा की गई संसूचनाएं जो मौखिक रूप से संसूचित करने में असक्षम हैं वे एविडेंस एक्ट के अंतर्गत संसूचना की श्रेणी में, जो विशेषाधिकार संसूचना उनकी श्रेणी में नहीं आती हैं। बाकी विवाहित स्थिति के दौरान वाली आती हैं और शासकीय संसूचना और वैयक्तिक संसूचना ये आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा रेस्ट्रिक्टिव के सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए 60। आई होप सभी जानते होंगे इसका आंसर। इसका क्या ऑप्शन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्राथमिक साक्ष्य क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मुद्रण द्वारा तैयार अभिलेख, या फिर ऑप्शन नंबर बी शिला मुद्रण द्वारा, या फिर फोटोचित्र द्वारा तैयार दस्तावेज, या सामान्य मूल की प्रतियां। तो इनमें से क्या प्राथमिक साक्षी नहीं है पूछा गया। तो सामान्य मूल की प्रतियां जो कॉपी होती हैं डॉक्यूमेंट्स की वो कैसे हो सकती है प्राथमिक साक्षी है? वो तो सेकेंडरी साक्षी होंगे, बाकी सब प्राथमिक साक्षी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत क्या को 1 मार्च 2010 को 10,000 रुपये देने का पक्का लिखित करार क्या करता है? और यह तथ्य कि उसी समय एक मौखिक करार हुआ था कि यह धन 31 मार्च तक न दिया जाएगा साबित नहीं किया जा सकता है। और खे को क्या एक घोड़ा बेचता है और मौखिक वारंटी देता है कि वह अच्छा है। खे को क्या इन शब्दों को लिखकर एक कागज़ पर देता है। कैसे 500 रुपये में एक घोड़ा खरीदता है। ठीक है, खे मौखिक गारंटी साबित कर सकेगा। तो इनमें क्या कौन सा सही है कौन सा गलत है ये देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी सही है, या फिर ऑप्शन नंबर बी गलत है, ए सही है, या फिर ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 45 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय कैसी है? ऑप्शन नंबर ए निश्चायक प्रमाण है, ऑप्शन नंबर बी सुसंगत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ग्राह्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यह निश्चायक प्रमाण नहीं है। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, यह निश्चायक प्रमाण नहीं है। विशेषज्ञ की राय कंक्लूसिव प्रूफ इसे नहीं माना जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इलेक्ट्रॉनिक करार से संबंधित धारणा साक्ष्य अधिनियम की धारा में प्रावधानित कौन सी धारा में है? आई होप सभी जानते होंगे 85A इलेक्ट्रॉनिक करार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। सेक्शन 32 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य है। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ तभी जब यह लिखित में हो, या फिर ऑप्शन नंबर बी जहाँ यहाँ तक कि वह पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया हो, या ऑप्शन नंबर सी केवल तब जब यह न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया हो, या ऑप्शन नंबर डी केवल तब जब वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया हो। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ तक कि वह पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 50। क्या पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था किस पर है? ऑप्शन नंबर ए अभियोजन पर, ऑप्शन नंबर बी अभियुक्त पर, ऑप्शन नंबर सी परिवादी पर, ऑप्शन नंबर डी अभियोजन पक्ष पर। तो इसका जो राइट आंसर है अभियुक्त पर होगा, जो ये कहता है कि उसके पास ऐसा टिकट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत पक्ष विरोधी साक्षी का कथन तो जो हॉस्टाइल विटनेस है कैसा है? असंगत है, या फिर आधारित पर कहा जा सकता है कैन बी एक्टेड अपॉन, या फिर आधारित नहीं कहा हो जा सकता है, कोई साक्ष्यात्मक महत्व नहीं है इसका। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कैन बी एक्टेड अपॉन, यानी बी जो है आधारित हुआ कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक अभियुक्त की संस्वीकृति से अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य है। ऑप्शन नंबर ए यदि वे एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित है, ऑप्शन नंबर बी यदि वे अलग अलग अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित है, या फिर ऑप्शन नंबर सी यदि वे एक ही अपराध के लिए विचारित है परंतु संयुक्त रूप से नहीं, या ऑप्शन नंबर डी यदि वे अलग अलग अपराधों के लिए विचारित हैं और संयुक्त रूप से भी नहीं। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यदि वे एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित है तो उनकी सह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में वह ग्राह्य हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 53 है धारा 230 भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार निम्न में से कौन सा सिक्के में नहीं आता है या नहीं आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए जिस सिक्के का नाम कंपनी रुपया है,
ऑप्शन नंबर बी फर्रुखाबादी रुपया, दोनों हैं। तत्समक धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही, इस प्रकार में उपयोग में लाए जाने के लिए राज्यों द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित प्रचलित धातु ये भी है। अस्टाम्पित धातु के टुकड़े जो धन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं ये नहीं लाए जाएंगे, नहीं आती, ठीक है, सिक्के के अंतर्गत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मानहानि की श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए सावधानी, जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे कि वह दी गई है लोक कल्याण के लिए आश्रित है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है मानहानि की श्रेणी में आता है, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी किसी कंपनी, संगम या किसी व्यक्ति के समूह के बारे में लगाया गया लांछन, बिल्कुल ये आएगा। जो 499 का एक्सप्लेनेशन है वो ये बताता है, ठीक है। और नेक्स्ट है किसी अन्य व्यक्ति, तो जो इसका राइट आंसर वो यही हो गया है, तो इन्हें देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के समूह पर भरित हुई तो चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है, यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कायद करने की उसकी पूर्व चिंतित परिकल्पना न रही हो, कहने कौन सा अपराध किया है? ऑप्शन नंबर ए धारा 299 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी धारा 300 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी धारा 304 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत, या धारा 304 ए के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 300 बी है, 300 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 जो कि भारतीय दंड विधान में हुआ के पश्चात सामूहिक बलात्कार के किस धारा के तहत दंडनीय होगा? जो सामूहिक बलात्कार है 2013 के अमेंडमेंट के बाद कहाँ पर दंडनीय है? ऑप्शन नंबर ए 376 टू सब क्लोज जी, और फिर 376 बी, 376 सी, या फिर 376 डी। ये इसका राइट आंसर रहेगा 376 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत व्यक्ति के शरीर से बेईमानी पूर्वक आभूषण निकालना है, ऑप्शन नंबर बी धारा 392 के अंतर्गत दंड विधान के अंतर्गत, या फिर ऑप्शन नंबर सी धारा 378 आईपीसी के अंतर्गत, या फिर 404, जो इसका राइट आंसर है ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 आईपीसी की धारा 511 लागू होती है? ऑप्शन नंबर ए हत्या करने के प्रयास में, ऑप्शन नंबर बी हत्या करने के प्रयास, आत्महत्या करने के प्रयास में, या फिर ऑप्शन नंबर सी चोरी करने के प्रयास में, या फिर ऑप्शन नंबर डी लूट करने के प्रयास में। तो 511 तो चोरी करने के प्रयास में अप्लाई होगी, ठीक है। तो 511 वहाँ अप्लाई होती है जहाँ पर आईपीसी में कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया, अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो वहाँ 511 अप्लाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन विधि की सही स्थिति दर्शाता है? तो जो दुष्प्रेरण है उसे घटित करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए दुष्प्रेरित किया गया कार्य किया जाना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी है यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कृत्य किया ही जाए, ऑप्शन नंबर सी यह आवश्यक कि दुष्प्रेरित का व्यक्ति वही आशय और ज्ञान रखता हो जो दुष्प्रेरक का है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कृत्य किया ही जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 आईपीसी के अंतर्गत ए द्वारा बी की भूमि में खड़ा वृक्ष बेईमानी पूर्वक बी के आधिपत्य से हटाने के आशय से बी की सहमति के बगैर काटा जाता है, ए द्वारा कौन सा अपराध किया गया है? ऑप्शन नंबर ए लूट का, ऑप्शन नंबर बी आपराधिक नाशभंग का, ऑप्शन नंबर सी उद्यापन का, ऑप्शन नंबर डी चोरी का। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है चोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक विवाहित पुरुष जारकर्म करता है जबकि वह संभोग करता है किसी अविवाहित स्त्री से। तो ये तो आई होप सभी जानते हो जारकर्म के लिए पत्नी जो लेडीज का विवाहित होना जरूरी है, तो ये है अपनी पत्नी से भिन्न किसी विवाहिता स्त्री से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी के अंतर्गत ए एक अंक सूची नौकरी पाने के आशय से तैयार करता है, तो उसने अपराध किया है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए दृष्टि का, ऑप्शन नंबर बी छल का, या ऑप्शन नंबर सी कूट रचना का। तो इसका राइट आंसर ये है कूट रचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी के तहत संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत दिए जा सकने वाले अधिकतम कारावास की अवधि है कितनी? ऑप्शन नंबर ए 1 माह, ऑप्शन नंबर सी 3 माह, ऑप्शन नंबर सी 6 माह, ऑप्शन नंबर 1 वर्ष। तो इसकी जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 माह की है, ठीक है, जो समरी ट्रायल है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 64 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन सी अनियमितता कार्रवाई को दूषित करती है और शून्य होगी यदि कोई मजिस्ट्रेट जो विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त न होते हुए करता है? ऑप्शन नंबर ए परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग, या फिर यही इसका राइट आंसर है। तो ये यहाँ पर कार्रवाई दूषित होगी, जबकि 94, 176, 458 और 59 के अंतर्गत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी भी अपराध का संज्ञान लेने की परिसीमा काल 3 वर्ष होगी यदि
अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष या अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। ठीक है, तो इसका यही राइट आंसर है। यदि 3 वर्ष से अधिक नहीं है तो वहाँ 3 वर्ष ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में धारा 317 व 318 आईपीसी के अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है? ऑप्शन नंबर ए न्यायिक अधिकारी प्रथम श्रेणी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी न्यायिक दंडाधिकारी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा, या फिर सत्र न्यायालय द्वारा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा। तो मध्य प्रदेश में धारा 317 व 18 आईपीसी भारत दंड विधान के अंतर्गत विचारणीय हुए हैं, सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सी धारा 125 सीआरपीसी संहिता के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? 125 के अंतर्गत निम्न में से कौन मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जाड़ता की दशा में रहने वाली पत्नी, ऑप्शन नंबर बी वयस्क विवाहिता पुत्री जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, ऑप्शन नंबर सी पति व पत्नी दोनों जो परस्पर सहमति से पृथक रह रहे हों, फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है इनमें से कोई भी नहीं। जाड़ता की दशा में रहती है वो भी नहीं, वयस्क पुत्री जो अपना भरण पोषण करने समर्थ है, जो विवाहित है बिल्कुल नहीं, पति एवं पत्नी जो परस्पर सहमति से पृथक रह रहे हैं तो वो भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोष सिद्धि के बाद धारा 389 सबक्लोज 3 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विचार न्यायालय अभियुक्त को कब जमानत पर छोड़ सकता है? ऑप्शन नंबर ए जब अभियुक्त जमानत पर हो तथा कारावास 3 वर्ष से अधिक न हो तो उसे छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेदन अंतर्गत धारा 257 दंड प्रक्रिया संहिता की प्रस्तुत हुआ जो कि स्वीकृत किया गया अभियुक्त को ऑप्शन नंबर ए छोड़ दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उन्मोचित कर दिया जाएगा, दोषित किया जाएगा, दोषमुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन अभियोजन प्रकरण वापस ले सकता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य शासन, ऑप्शन नंबर बी मामले का भारसाधक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति से, ऑप्शन नंबर सी मामले का भारसाधक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति के बगैर भी, या फिर जिला मजिस्ट्रेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मामले का भारसाधक लोक अभियोजक 321 के अंतर्गत अभियोजन वापस ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, क्या धारा 258 सीआरपीसी के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनर्विचार किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हाँ, उस न्यायालय की अनुमति से जिसके द्वारा उसे उन्मोचित किया गया था। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिए हैं और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।